तो कहानी मैं इस अवसर पर पढ़ना चाह रहा हूं प्रबोध कुमार जी की। अ, बस अभी वो फाइल सही थी, अचानक से वो कुछ गड़बड़ी आ गई। क्षोभ। जी। उम्मीद करता हूं कि अब ठीक रहेगा। प्रबोध कुमार जी की कहानी क्षोभ। सपने में मेरी प्रिय आई। बहुत देर एक जगह बैठे हम प्रेम भरी बातें करते रहे। फिर नाव पर किसी अनजान झील में घूमते रहे, जहां प्रिया को मैंने डूबने से बचाया। उसके बाद हम पेरिस पहुंच गए। पेरिस का मजा जिसने नहीं लिया, पेरिस का मजा जिसने नहीं लेने दिया, वह टिकट चेकर था। मेरी आंखों में नींद भरी थी, जिससे घड़ी पर दृष्टि केंद्रित करने के लिए मुझे विशेष चेष्टा करनी पड़ी। एक बज चुका था। मैंने उसकी तरफ देखा। साथ में कुछ कमेंट्स भी लेते चलें। जी। स्वागत शर्मिला जी। और कुछ एक मित्रगण जुड़े होंगे। नमस्कार। मैंने उसकी तरफ देखा। गरम काले सूट में वह अपना मोटा शरीर छिपाने की फिजूल कोशिश कर रहा था। जहां गर्दन होनी चाहिए, वहां दो छोटे छोटे काले धब्बे थे, जो मैं समझता हूं आंखें रही होंगी। नाक मुंह भी कहीं रहे होंगे, मुझे दिखे नहीं। आंखों के ऊपर सफेद हैट था, जिस पर जगह जगह तेल के दाग थे। उसका पूरा आकार मुझे खासा हास्यास्पद लगा। हंस क्यों रहे हो? उसने पूछा। मैं फिर पता लगाने में असफल रहा कि ये शब्द कहां से निकले। मुझे लगा, हो न हो वह सफेद हैट ही है जो बात कर रहा है। सफर करते समय हंसना नहीं चाहिए। मैंने सफेद हैट से कहा, यह डिब्बे में कहीं लिखा होता तो मैं कभी ना हंसता। कानून का मैं बड़ा आदर करता हूं। टिकट दिखाओ। तुम यह बताओ कि जब मैं पहले या दूसरे दर्जे में सफर करता हूं, तो या तो तुम रात में आते ही नहीं, या आते भी हो तो टिकट मांगने के लिए मेरी नींद टूटने का इंतजार करते हो। आज मैं तीसरे दर्जे में जा रहा हूं तो तुमने झकझोर कर मुझे जगा दिया। क्यों जगाया तुमने मुझे? पेरिस में हम न जाने क्या क्या करते। आगे पढ़ता हूं। बकवास बंद करो, टिकट दिखाओ। मैंने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। मेरा भाषण उसके निकट बकवास से अधिक कुछ न था। नहीं दिखाऊंगा टिकट, मैंने गुस्से में कहा। तो लाओ, जुर्माना दो। जुर्माना किस बात का? तुम्हारे पास टिकट नहीं है। डिब्बे के सभी यात्री जाग गए थे। उनके खिले चेहरों से साफ झलकता था कि वे बड़ी रुचि से हमारी बातें सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें पूरी बात मालूम होती तो वे यही मानते कि मेरी नींद तोड़कर उसने सचमुच बड़ा अपराध किया है। अगर तुमने ज्योतिष से यह जाना है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैंने उससे कहा, तो बहुत बुरे ज्योतिषी हो। पता नहीं तुम्हारा धंधा कैसे चलता होगा। जुर्माना दो, उसने रसीद की बही निकालते कहा। तुमने फिर जुर्माने की बात की, तो टिकट दिखाओ। तुमने मुझे पेरिस में मजा क्यों नहीं लेने दिया? टिकट दिखाओ। मेरी प्रिया
मुझे गाली देती होगी। मैं उसे वहां अकेला छोड़ आया हूं। टिकट दिखाओ। तुम क्या मशीन हो कि एक ही रट लगाए हो? कुछ तो शब्दों में हेरफेर करो। टिकट दिखाओ। ओह, दिखाता हूं, जान मत खाओ। टिकट दिखाओ। तुमने जिंदगी में कभी टिकट नहीं देखा? मैं समझता हूं हजारों देखे होंगे। फिर मेरा टिकट देखने की तुम्हारी इतनी इच्छा क्यों है? जैसे तमाम टिकट होते हैं वैसे ही मेरा भी है। सच मानो, कहीं कोई विशेषता नहीं है। टिकट लाओ। क्या करोगे? चाटोगे या घर ले जाकर बच्चों को दिखलाओगे? मेरे सहयात्री खुले दिल से हंस रहे थे। मुझे वे मूर्ख लगे। बिना मजाक की कोई बात के हंस पड़ना मूर्खता तो क्या है? वे आपस में शायद इस बात पर शर्त लगा रहे थे कि यह आदमी टिकट दिखाएगा या नहीं। उनमें से किसी के भी चेहरे पर नींद के लक्षण नहीं दिखे। इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। उन्होंने स्वेच्छा से जागरण चुना था। उसने फिर टिकट मांगा। एक बात बताओ, मैंने पूछा। मेरी प्रिया पेरिस से आएगी कैसे? उसके पास लौटने को पैसे तो होंगे नहीं। वह टिकट की रट लगाए था। हम वहां से लौटकर शायद शादी कर लेते, मैंने कहा। बिना टिकट देखे वह जाना नहीं चाहता था। बताओ, मैंने कहा, अब मैं किससे शादी करूंगा? लोग लगातार हंस रहे थे। न जाने कितने प्रकार की हंसी उनके मुंह से फूट रही थी। हंसते हंसते उनके पेट फट जाते। तब भी मुझे दुख न होता। मैंने उनसे हंसने को कब कहा था? टिकट लाओ, उसने कहा। उसकी आवाज भर्राने लगी थी। मुझे लगा अब किसी भी क्षण उन दो छोटे छोटे काले धब्बों में से आंसू निकलने लगेंगे। वह रो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके भीतर भी भाव उमड़ते हैं। वह भावहीन नहीं है। यह सोच मुझे काफी खुशी हुई। आराम से तुम कहीं सो नहीं जाते? मैंने उनसे कहा। यहां मेरे पास खड़े होकर बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वह शायद अनिद्रा का मरीज था। मेरी सलाह में उसे रुचि नहीं। अपनी मांग पर वह अड़ा रहा। उसके हठ ने मुझे काफी प्रभावित किया। इस सत्य से मैं इनकार नहीं कर सकता। मेरी प्रिया समझेगी। मैंने उससे कहा कि मेरा प्रेम कच्चा था। टिकट दिखाओ। उसे जो गलतफहमी होगी उसके जिम्मेदार तुम होगे। टिकट लाओ। उसका पेरिस से लौटने का या मुझे पेरिस भेजने का खर्च तुम्हें उठाना पड़ेगा। तुम्हारी यही सजा है। टिकट लाओ। तुम्हें अपनी सजा मंजूर है? बकवास बंद करो। टिकट दिखाओ या जुर्माना दो। वह बोला। नहीं तो अगले स्टेशन पर मैं तुम्हें रेलवे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे, अब तो तुम काफी चहकने लगे।
मैं तो समझा था कि बस एक ही राग आलापना जानते हो। तुम्हारे पास टिकट है या नहीं? तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। बोले, टिकट है या नहीं? मान लो है तो दिखाओ, यदि ना हो तो जुर्माना दो, ना दूं तो जेल जाना होगा। सोचते तो काफी साफ हो, मैंने कहा। टिकट है या नहीं? उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी हथेली बहुत ठंडी थी। उसका गीलापन मुझे बेहद अरुचिकर लगा। तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? मैंने कहा कि जब मैं सफर कर रहा हूं तो टिकट भी लिया होगा, तो दिखाते क्यों नहीं? नहीं, यह कुछ जरूरी है। मैंने कहा कि तुम मेरा ही हाथ पकड़ो। रात के 2 बजे तुम्हारे सिर पर अगर यह शौक सवार हुआ है तो मुझे क्यों इसमें साझेदार बनाना चाहते हो? खुद तुम्हारे पास भी तो 2 हाथ हैं। बड़े मजे में एक से दूसरा हाथ पकड़े रह सकते हो। जिंदगी भर पकड़े रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसने फिर भी हाथ नहीं छोड़ा। टिकट के साथ तुम क्या हाथ भी देखते हो? मैंने पूछा। टिकट दिखाओ। हाथ नहीं देखोगे? वह चुपचाप हाथ थामे खड़ा रहा। तुम शायद भूल से समझ रहे हो, मैंने कहा, कि यह हाथ तुम्हारा है, अब तुम इसे छोड़ सकते हो। उसने जब पकड़ उसने जब पकड़ ढीली नहीं की तो मैंने झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। कलाई पर उसकी उंगलियों की गंदी छाप उभर आई थी, जिसे मैं धीरे धीरे मलकर मिटाने की कोशिश करने लगा। तुम कहां से आ रहे हो? उसने पूछा। मेरी कलाई की जगह अब वह अपनी उंगलियों में एक काली पेंसिल थामे था। पेरिस से, मैंने कहा। क्या बकते हो? यदि तुम समझ रहे हो कि मैं किसी नशे के प्रभाव में बात कर रहा हूं तो यह मेरी गलती तो है नहीं। ठीक बताओ, कहां से आ रहे हो? पेरिस से। टिकट दिखाओ। तुम अपनी सजा भुगतने को तैयार हो? मैंने पूछा। कैसी सजा? तुम्हारे कारण मैं अपनी प्रिया से बिछड़ गया, इसी अपराध की सजा। उसने दोनों हाथों से हैट दबा लिया। क्षमा करना, मैंने कहा। मेरे पास हैट के दर्द की कोई दवा नहीं है। बताओ, कहां से आ रहे हो? उसने फिर पेंसिल हाथ में लेते पूछा। सुनने का तुम्हारे पास जो भी यंत्र है, मैंने कहा, उसे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? कह तो चुका कि पेरिस से आ रहा हूं। वहां के बारे में कुछ पता नहीं सकता। वहां के बारे में कुछ बता नहीं सकता क्योंकि तुमने ठहरने ही कहां दिया। टिकट दिखाओ। अभी तक तुम्हारी इच्छा मरी नहीं। मैं कहता हूं टिकट दिखाओ। अच्छी बात है, दिखाता हूं। डिब्बे में पूरा सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें मेरी जेब पर जम गईं। शर्त लगाने वालों के दिल बुरी तरह धड़क रहे होंगे, इसमें कोई संशय न था। मैं जेब में हाथ डाले उनकी तरफ देख रहा था। इतनी उत्सुकता मैंने कभी किन्हीं चेहरों पर नहीं देखी थी। टिकट लेकर तुम उसे पंच ही तो करोगे ना? मैंने कहा। उसके लिए मैं तुम्हें कोई दूसरा कागज दे दूं तो?
टिकट दिखाओ, बड़ी कठिनाई से उसने कहा। उसकी आवाज कहीं फंस रही थी। उसकी कमीज पसीने से तरबतर हो सीने से चिपक गई थी। वह बार बार रुमाल से अपने हाथ पोंछ रहा था। तुम अभी तक बच्चे ही हो, मैंने कहा, जो कागजों में छेद करते फिरते हो। उसने फिर कांपती आवाज में टिकट मांगा। बच्चे हो, मैंने कहा, इसलिए तुम्हारी सजा भी माफ करता हूं। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी प्रिया मुझे फिर मिल जाए। सुनता हूं बच्चों की विनती भगवान नहीं टालते। वह चुप था। करोगे? विनती करोगे? वह चुप खड़ा रहा। मुझे लगा उसने अभी से प्रार्थना शुरू कर दी। टिकट दिखाओ, उसने थोड़ी देर बाद कहा। उसने शायद प्रार्थना समाप्त कर ली थी। मैंने फिर सहयात्रियों की तरफ देखा। उनकी नजरें अभी भी मेरी जेब पर गड़ी थीं। शायद इतनी देर से उन्होंने पलकें भी नहीं झपकाई थी। उत्सुकता के साथ असीम खींच का भाव उनकी फटी आंखों में जमा था। मैं डरा मैं डरा कि कहीं वे सब एक साथ हाथ डालकर मेरी जेब ही न फाड़ डालें। वे उस समय कुछ भी कर सकते थे। जेब से हाथ निकाल सफेद हैट की गीली हथेली पर मैंने टिकट रख दिया। वे उस समय कुछ भी कर सकते थे। जेब से हाथ निकाल सफेद हैट की गीली हथेली पर मैंने टिकट रख दिया। तो मित्रों, यह कहानी है क्षोभ। इसकी तमाम तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं और जिस तरह प्रबोध कुमार अपनी कहानियों को लिखते हैं और बड़ी बड़ी बारीकी में चीजों को बुनते हैं, वह सब इस कहानी में भी है। सफेद हैट जिसे कहा जा रहा है वह टिकट चेकर है और यहां पर कहीं ना कहीं वर्ग विभाजन की भी बात है। वर्ग विभाजन या ट्रेन में ही जो अलग अलग डिब्बे हैं उनमें यात्रियों के साथ जो भेदभाव होते हैं उसकी ओर भी लेखक का कमेंट है, उस पर भी कमेंट है। शुक्रिया आप सभी मित्रों का, शर्मिला जी का, संजय जी का, डॉक्टर तृप्ति भावसार का, चरण सलूजा जी का और सभी मित्रों का। तो अब वह यात्रा कर रहा है, उसके पास टिकट भी है, रात का वक्त है, वह अपने सपने में अपनी प्रिया को देख रहा है और ऐसे में जब वह एक अपेक्षाकृत सस्ते डिब्बे में यात्रा कर रहा है तो टिकट चेकर की वह उपस्थिति उसे खलती है और फिर यह सारा प्रसंग चलता है। इसी में ह्यूमर भी है, इसी में उस टिकट चेकर का जो शरीर है, थुलथुला शरीर है, उस पर भी कमेंट है। उसे सफेद हैट से संबोधित किया जा रहा है और तमाम यात्रियों की प्रतिक्रियाएं हैं, तमाम यात्रियों के मनोभावों को पकड़ने की कोशिश की गई है और एक यात्री मजे ले रहा है। तो कहानी कहां कहां संभव हो सकती है यह भी हम यहां पाते हैं। घिसी पिटी लीक पर प्रबोध कुमार नहीं चलते हैं। यह हमने उनकी वह कहानी जो थी जिसकी हमने चर्चा की थी, सीसॉ की,
या जो शिकारी वाली जो कहानी थी आखेट, उसकी भी यहां भी क्षोभ है, एक मनोवृत्ति है। ब्रज जाने माने आलोचक इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल मनुष्य की प्रवृत्तियों पर, उत्साह पर और तमाम अलग अलग जो मनुष्य के भाव है उन पर उन्होंने आलेख लिखे। क्षोभ भी हमारे भीतर एक भाव है। हम इत्मीनान से हैं, हम सो रहे हैं, हम स्वप्न देख रहे हैं, हम उन रोमांटिक पलों में जी रहे हैं, क्योंकि यहां लेखक यह भी बतलाना चाह रहा है कि यथार्थ में प्रिया से मिलना संभव हो न हो, अगर हम स्वप्न में ही मिल रहे हैं तो कोई क्यों आ गया। टिकट चेकर अपनी जगह सही है, मगर जो मनुष्य की मनोवृत्तियां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, खुशी है, उत्साह है, इसका कोई कारण नहीं होता है। यह जो टिकट नहीं दिखला रहा है और जो क्षोभ में है, वह उसका भी कोई कारण नहीं है। बस वह अपनी उस अवस्था को और जीना चाह रहा था और इस कारण से वो पूरी बात यहां पर रखता है, उससे बहस करता है, या बहस भी क्या करता है, उसके साथ कुछ समय इस तरह से हंसी मजाक का बिता रहा है, यह भी कहा जा सकता है। मगर लेखक वहां अपनी कहानी का शीर्षक क्षोभ रखता है कि वह क्षोभ में है और इस तरह से अंत में तो वह टिकट दिखलाता ही है। और टिकट चेकर की भी देखिए, कहानी में कहीं कोई कमेंट नहीं आया है, मगर टिकट चेकर भी मुस्तैद है और धीरे धीरे उसके भीतर भी जो बदलाव आ रहे हैं, जो वो क्रमशः और चीजें बोल रहा है, उस ओर भी ध्यान दिलाता है कहानी का। वो सिर्फ यांत्रिकता से उसकी कहानी शुरू होती है कि वह एक ही शब्द को बोले जा रहा है या यांत्रिक भाव से अपने काम को कर रहा है। पर्सन टू पर्सन कई बार हम चीजों को अलग तरह से देखते हैं या उसके अनुसार बिहेव करते हैं, वह नहीं कर रहा है। मगर क्रमशः वह चीजें कुछ और भी आती हैं कि हम तुम्हें रेलवे पुलिस के हवाले कर देंगे या तुम्हें हम उतरना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो एक बड़ा एक इस छोटी सी कहानी में कई इस भाव को, छोटी सी कहानी एकल भाव क्षोभ को लेकर प्रबोध कुमार यह कहानी लिखते हैं और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बतला रही हैं कि यह कहानी कैसी है। हमारे साथी चरण सलूजा जी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी यह कहानी अच्छी लगी। तो तमाम मित्रों का हार्दिक धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अब अगली कहानी की ओर बढ़े। एक कहानी और सुन लीजिए, जो कि शुरू में कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो समय भी मेरा उसमें चला गया। एक और कहानी है प्रबोध कुमार जी की, कबूतर। प्रबोध कुमार एक ऐसे कहानीकार हैं जहां कहानी संभव नहीं है, वहां कहानी को संभव करते हैं। और यही किसी भी बड़े कथाकार की सफलता है कि वह अपने तरीके से अपनी बात रखे। कोई मनोवृत्तियों पर कविता लिखता है, कोई मनोवृत्तियों पर निबंध लिखता है, कोई मनोवृत्तियों पर इस छोटी सी जो असुविधा हुई, डिस्कंफर्ट हुआ, डिस्कंफर्ट पे ऐसी कहानी भी लिखता है। प्रबोध कुमार की यह कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है, क्षोभ। अब हम उनकी एक अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, कबूतर। मेरी गुजारिश आप सभी मित्रों से कि जुड़े रहें और अपनी ये एन मोमेंट पे कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं फंस जाता हूं। फिर से वही गलती हो गई जो इसके पहले हुई थी, फिर वह कहानी खो गई। बड़ा अच्छा जा रहा था, देखिए सब गड़बड़ हो जाता है। अब मुझे फिर वही अभ्यास करना पड़ेगा उसको ढूंढने का। थोड़ा सा मेरी इस गलती को माफ करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, फिर वही गलती हुई और हमें एक एक पेज को पलटते हुए आगे आना पड़ेगा।
हमने आखेट कहानी को सुना। हम, हाँ माफ कीजिएगा, धीरे धीरे चलता हूं ताकि गलती ना हो। क्षोभ को अभी हमने सुना, और टिकट चेकर और यात्री के बीच की इस चूहलबाजी का भी आनंद लिया। और इस तरह से यह कहानी संभव होती है। प्रार्थना तक की वो बात आ जाती है कि भाई प्रार्थना करो मेरे लिए। खैर, तो अब वो कहानी मुझे मिल गई है, और अच्छा है कि इस बार जल्दी मिल गई। कबूतर। प्रबोध कुमार की अगली कहानी कबूतर, सुनिएगा। घोंसला बाहर फेंक मैंने खिड़की का टूटा शीशा ठीक करा लिया। घोंसला बाहर फेंक मैंने खिड़की का टूटा शीशा ठीक करा लिया था, जिससे वह दोबारा भीतर ना आ सके। कुछ दिन बाद जब कमरे में बसी उसकी बीट की गंध कम होने लगी, तभी एक रात घर लौटकर मैंने देखा कि वही शीशा टेढ़े मेढ़े ढंग से फिर से टूट गया है। कबूतर वार्डरोब के ऊपर रखे संदूक के आसपास टहल रहा था। सावधानी से दरवाजा बंद कर सावधानी से दरवाजा बंद कर मैं सीटी बजाता कपड़े बदलने लगा। बाहर सर्दी थी। उस टूटे शीशे से जो हवा भीतर आ रही थी वह सुख दे रही हो ऐसी बात न थी। इसलिए एक अखबार को चौकोर मोड़ मैंने उससे छेद ढक दिया। दिन भर भटकने से मैं काफी थक गया था। सोचा था जल्दी सोकर सवेरे देर से उठूंगा। बिजली बंद कर मैं छत पर चला आया। थोड़ी देर थोड़ी देर ठंड में सिहरने के बाद लौटकर फिर बिजली जलाई तो कबूतर ने गर्दन टेढ़ी कर मुझे देखा। वह अभी तक उसी संदूक के आसपास चक्कर लगा रहा था, जबकि उसे बाहर उड़ जाना चाहिए था। मैंने कमरे की दोनों खिड़कियां भी खोल दी, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। मुझे नींद बेतरह घेर रही थी। उसे बाहर न निकलता देख मैं छत से वह कुर्सी ले आया जिस पर खड़े होते समय हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता था कि उसकी अध अध टूटी टांग पर शरीर का भार शरीर का कम से कम भार डालना है। कुर्सी पर खड़े हो मैंने दीवार पर छड़ी मार कबूतर को डराया तो वह उड़कर धरन से लगे पंखे पर बैठ गया। पंखे के नीचे कुर्सी खिसका मैंने उस पर चढ़ छड़ी से पंखा घुमा दिया। कबूतर तो उड़कर खिड़की के पेलमिट पर बैठ गया, लेकिन मेरी आंखों में पंखे पर जमी गर्द घुस गई। कबूतर अपनी नई जगह पर बैठा मुझे देख रहा था। वह अपने कड़े पंजों से वह अपने कड़े पंजों से लकड़ी खुरच रहा था, जिसकी भद्दी आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आस्तीन से आंख पोंछ मैं खिड़की के पास कुर्सी खिसका उस पर चढ़ने ही को हुआ था कि कबूतर वहां से उड़ दूसरी तरफ की खिड़की से टकराता फिर पंखे पर जा बैठा। मैं बहुत कुढ़ गया। मुझे काफी घबराहट भी होने लगी, जिससे मेरे हाथ पसीजने लगे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था।
मुझे लगा किसी भी क्षण मैं अपना पाजामा गीला कर लूंगा। कबूतर की हालत भी मुझसे बहुत अच्छी नहीं थी। अब वह अपनी गर्दन बहुत कम मटका रहा था। उसका सीना, जिसमें वह रह रहकर अपनी चोंच रगड़ लेता, अब अपेक्षाकृत जल्दी गिर उठ रहा था। खिड़की से टकराने की पर खिड़की से टकराने पर शायद उसकी चोंच में चोट आ गई थी। मैं फिर कुर्सी पंखे के नीचे खिसकाने को था कि तभी कबूतर वहां से उड़ खिड़की के पर्दे से उलझता उसी पुरानी जगह पर बैठ गया। मैं उसे घूरता बिस्तर पर बैठ सिगरेट पीने लगा। वह भी मुझे देख रहा था। उसकी मटकती आंखें मुझे बहुत बुरी लगी। कहीं से मोम मिल जाता तो उसकी पुतलियों में लगा मैं उन्हें स्थिर कर देता। उसके हिलते डुलते शरीर में यदि केवल आंखें ही स्थिर रहे, उसके हिलते डुलते शरीर में यदि केवल आंखें ही स्थिर रहे तो वह कैसा दिखेगा? यह सोच मैं डर गया। उसके हिलते डुलते शरीर में यदि केवल आंखें ही स्थिर रहे तो वह कैसा दिखेगा, यह सोच मैं डर गया। मेरी इच्छा हुई कि झट सो जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि अब बहुत आसानी से नींद नहीं आएगी। इसलिए डर के बावजूद कबूतर की तरफ से मैंने ध्यान नहीं हटाया। पहले तल्ले के किराएदार छुट्टियों में घर जाते समय शायद भूल से कोई खिड़की खुली छोड़ गए थे। पहले तल्ले के किराएदार कुछ एक प्रतिक्रियाएं ले लें मित्रों की। अच्छा लग रहा है आप लोग जुड़े हुए हैं। चरण सलूजा जी, संजय गौतम जी, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक छोटी सी कोशिश अपनी ओर से। पहले तल्ले के किराएदार छुट्टियों में घर जाते समय शायद भूल से कोई खिड़की खुली छोड़ गए थे। उसके पल्ले दीवार से टकराते तो कबूतर चौंक कर पंख फड़फड़ा देता, जिससे कुछ नर्म रोए झड़कर फर्श पर बिखरने लगते। आकस्मिक आवाजों से घबराता मैं भी था, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए मेरे पास पंख नहीं थे। पंख होते तो मैं दिन रात उन्हें फड़फड़ाया करता। पंखों के साथ रोए भी होते तो उनसे अपने लिए एक खूब गुलगुला तकिया बना लेता। मैंने अपना तकिया टटोल कर देखा। वह बहुत कड़ा था। नरम होने से कितनी अच्छी नींद आएगी, नरम होने से कितनी अच्छी नींद आएगी, यह सोच मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा नींद में यदि उसे सीने से चिपटा लूंगा तो सपने में जो कुछ भी देखूंगा या करूंगा वह बहुत अप्राकृतिक नहीं होगा। कबूतर ने तभी फिर पंख फड़फड़ाए। मैंने इस बार उसे कुछ अधिक रुचि से देखा। वह पंख उठाता तो उनके नीचे की नरम सफेदी झलक उठती। मुझे उस पर दया आई कि वह अपने रोए बर्बाद कर रहा है। फर्श पर जितने भी रोए पड़े थे मैंने सब बीन लिए। मैंने सोचा कि मैं रोज कबूतर से रोए लेता रहूंगा तो कुछ दिनों में तकिया बनाने लायक हो जाएंगे। छुटपन में हम इस तरह
अमरूद के पेड़ या बिजली के खंभे पर बैठे नीलकंठ से पंख मांगा करते थे। हमारी यह मांग हमेशा एक गाने के रूप में होती, जिसमें नीलकंठ की जी भर प्रशंसा रहती थी। मेरी छोटी बहन ने तब पढ़ाई भी शुरू नहीं की थी, लेकिन नीलकंठ से यह कहने में उसे जरा भी हिचक न होती कि उसका पंख वह अपनी किताब में रखेगी। नीलकंठ या तो उसके झूठ का बुरा नहीं मानता था, या उसकी तोतली बोली उसे अच्छी लगती थी, क्योंकि वह उसे हमेशा मुझसे अधिक पंख देता। बाद में उसके पंख भी मुझे मिल जाते, यह अलग बात है। या तो मैं उससे जबरन छीन लेता, या रात को जब वह उन्हें अपनी समझ में दुनिया के सबसे सुरक्षित कोने में रख सो जाती, तब मैं उन्हें चुरा लेता। कभी कभी वह पेंसिल या रंगीन कांच के टुकड़ों के बदले में भी अपने पंख मुझे दे देती। अब मुझे लगता है कि उसे पंखों से कोई खास प्रेम नहीं था। वह शायद सिर्फ मेरी नकल करने की कोशिश करती थी। वह हर काम में मेरी नकल करती। मैं उड़ते हुए सफेद कबूतरों को जब भी देखता, उनसे उंगलियां हिला हिला कर कहता कि मेरे नाखून भी अपने पंखों की तरह सफेद कर दो। बाद में जब अपने नाखून देखता तो कभी कभी सचमुच उनमें सफेद चित्ते दिखाई देते। एक बार मेरी बहन ने मुझे ऐसा करते देख लिया। उस दिन से उसने भी यह खेल शुरू कर दिया। हवा में हिलती उसकी छोटी छोटी उंगलियां मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। उसने छुई मिट्टी खाना भी मुझसे ही सीखा था। मैं अधिक नहीं खाता था, इसलिए मुझे तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वह जरूर मुझसे छिपाकर भी खाती रही होगी, क्योंकि शायद उसी के कारण उसके पेट में चिनूने पड़ गए, जो खास तौर पर रात में उसे बहुत कष्ट देते। बेचारी अम्मा को उसकी चिनमिनाहट दूर करने के लिए मिट्टी का तेल ढूंढकर रात बिरात उठना पड़ता। मेरी बहन घर के बाहर भी मेरे साथ ही रहती। यह एकदम गलत है कि मुझे उसका साथ बुरा लगता था, लेकिन कभी कभी जब दोस्त चिढ़ाते कि टुल्लू आज तुम्हारी पूंछ कहां है, तब जरूर उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आता। मुझे उस समय भी उस पर गुस्सा आता जब किसी लड़के से झगड़ा होने पर मेरे पिटने की आशंका से ही वह रोना शुरू कर देती। लेकिन इन सब के बावजूद मैं अपनी बहन को बहुत अधिक प्यार करता था। मैंने सोचा मैं वही गाना गाकर कबूतर से रोए मांगूंगा जिसे हम नीलकंठ के लिए गाते थे, लेकिन कोशिश करने पर भी वह याद नहीं आया। इस बात से मुझे आश्चर्य के साथ दुख भी हुआ। मेरी बहन यहां होती तो मुझे अपने दिमाग पर इतना जोर न डालना पड़ता, क्योंकि उसे कोई भी बात एक बार याद हो जाती तो कभी नहीं भूलती थी। दर्जे में सुनाने के लिए मुझे जो कविताएं याद करनी पड़ती, उन्हें रटने के लिए मैं बार बार उसे सुनाया करता। मैं तो बाद में उन्हें भूल जाता, लेकिन उसे पूरी की पूरी कंठस्थ रहती। अपनी बहन की कमी कसम से अपनी बहन की कमी कसम से उस समय मुझे बहुत अखरी।
मैंने सोचा, जब गाना याद नहीं आ रहा है तो उसका आशय ही कबूतर को सुना दूं। उसके पास जा मैंने यही किया तो उसने, मुझे लगा कि सहमति में, अपनी आंखें मटका दी। लेकिन काफी प्रतीक्षा के बाद भी मुझे रोए नहीं मिले। शायद मैं अपने चेहरे पर वह भोलापन नहीं ला सका था जो छुटपन में अनायास रहा करता था। उस समय की धुंधलाती तस्वीरों से मालूम देता है कि मैं तब बहुत भोला था। घर में कभी कभी आकर रहने वाले रिश्तेदारों की भी यही राय थी। बाथरूम में जा मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा। इतने वर्षों से इस दुनिया में सजग रहते रहते वह कुछ ऐसा हो गया था कि उसे फिर से भोला बनाना केवल उसी के लिए संभव होता जिसे प्रसाधन कला में कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हों। ऐसे किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। निराश कमरे में लौटा तो मेरी नजर खिड़की के पास टंगे कैलेंडर पर बने सुंदर बच्चे पर पड़ी। चिकने कागज में से उस चेहरे को निकाल मैंने उसकी आंखों में छेद कर दी। चिकने कागज में से उस चेहरे को निकाल मैंने उसकी आंखों में छेद कर दिए ताकि कबूतर को देखा जा सके। तब डोरे की सहायता से उस काम चलाऊ मुखौटे को अपने चेहरे पर बांध लिया। कबूतर काफी उबा दिखाई दे रहा था। उसके पास जा मैंने फिर रोए मांगे, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। मैं जानता था कि यह कोई दूसरा कबूतर है, लेकिन कबूतर भी अलग अलग तरह के व्यवहार कर सकते हैं, यह मानने को मैं तैयार न था। इसलिए मैंने फिर उसे विस्तार से बताया कि यदि वह रोए देगा तो मैं उसका उनका उपयोग किस तरह करूंगा। इसके बाद भी जब कबूतर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो मैंने उसे अपनी बहन के बारे में बताना शुरू किया। यह मेरा अंतिम अस्त्र था। मुझे पूरा विश्वास था कि इससे कबूतर जरूर पसीज जाएगा। लेकिन जब वह सीने में चोंच रगड़ दूसरी तरफ देखने लगा तो गुस्से से मैं तमतमा उठा। यह मेरी बहन का सरासर अपमान था। कबूतर को यदि मैं लगातार काफी देर तक दौड़ाता रहता तो वह थककर मर जाता, लेकिन उसे इतनी सहज मृत्यु देना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने अपना नया चेहरा उतारकर फर्श पर फेंक दिया। उस हंसमुख चेहरे पर मेरे चेहरे की भद्दी सिकुड़नें उतर आई थी, जिससे वह विकृत दिखने लगा था। अपनी फूटी आंखों से अब वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसकी इस दशा के लिए मेरे साथ वह कबूतर भी जिम्मेदार था। मैं उसे मारने लपका, लेकिन वह उड़कर पंखे पर बैठ गया। मैंने पंखा चला दिया। घबराया कबूतर अब बैठने की कोई जगह ढूंढने की कोशिश में दीवारों से टकराने लगा। कई बार तो वह पंखे के इतने करीब से गुजरा कि उसके पंख पत्तियों से कटते कटते बचे। मैंने इस डर से पंखा बंद कर दिया कि कहीं वह सचमुच कट गया तो बिस्तर पर तमाम जगह खून फैल जाएगा। कबूतर मेरे सिर पर से उड़ता संदूक पर बैठ गया। उसके पंखों के नीचे की सफेदी देख मुझे वह गाना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था।
इसलिए उसका बैठ जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा यह सुस्ता चुकने के बाद फिर उड़ना शुरू कर देगा, लेकिन मुझे छड़ी लिए अपनी ओर आते देखकर भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह आंखें मटकाता बैठा रहा। मैंने उसे हल्का खींचा तो उसका घिनौना स्पर्श छड़ी में से होता मेरी रीढ़ तक कंपा गया। मुझे यह बहुत अजीब लगा कि उसे मार डालने की इच्छा के बावजूद मैंने उसे काफी धीरे से खींचा था। मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन छड़ी उस तक पहुंचने के पहले ही कांपने लगी। अपनी कमजोरी पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने इस बार सारी शक्ति बटोर छड़ी चला दी, लेकिन वह कबूतर की जगह संदूक पर पड़ी। आवाज से चौंक वह पंख फड़फड़ाने लगा। उसके पंखों के नीचे झलकती सफेदी से मुझे वह गाना फिर लगभग याद आ गया। मुझे एकाएक लगा कि कबूतर को मारकर मैं अक्षम में गलती करने जा रहा था। छड़ी एक तरफ फेंक मैं बत्ती बुझाकर लेट गया। अब अंधेरे में कबूतर चाहे जो कर सकता था। वह मेरे चेहरे पर बीट कर देता या चोंच से मेरी आंखें फोड़ डालता, तब भी मैं उसका कुछ न बिगाड़ पाता। मैं बचने की कोशिश करता, इसमें भी मुझे संदेह था। उस समय मैं पूरे मन से चाह रहा था कि वह मुझसे मनमाना बदला भले ही ले ले, पर कमरा छोड़कर न जाए, नहीं तो उस अद्भुत गाने के याद आने की संभावना तक न रह जाएगी। उस समय मैं पूरे मन से यह सोच रहा था कि वह मुझसे मनमाना बदला ले ले, भले ही ले ले, पर कमरा छोड़कर न जाए, नहीं तो उस अद्भुत गाने के याद आने की संभावना तक न रह जाएगी। तो देखिए मित्रों, यह कहानी है कबूतर। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इसमें भी कितने भाव हैं। मनुष्य के भीतर एक ही समय में अलग अलग तरह के जो व्यवहार आते हैं, वह सब यहां है। और इसका साझा हम हर रोज करते हैं किसी न किसी से। इन बातों का अपने भीतर आते उमड़ते ऐसे भावों का हम अनुभव भी करते हैं। हम कभी किसी को लेकर बहुत क्रूर होकर सोचते हैं, तो कुछ ही समय में उसकी क्रूरता हमें कम भी लगने लगती है। हम किसी दोस्त, किसी संबंधी की किसी बात पर विफल उठते हैं, मगर फिर लगता है कि हमारी ऐसी कोई, हमारे भीतर कोई इतनी अधिक तीव्रता या इतने आवेश की जरूरत कहां थी। एक लेखक उन तमाम जटिलताओं को ऐसी कहानियों में बुनता है। निश्चय ही कबूतर एक बड़ी कहानी प्रमोद कुमार जी की इसलिए भी है कि इसमें मनुष्य के ये सारे जटिल भाव एक साथ जमा होकर आते हैं। बचपन भी आता है, बहन की भी याद आती है, बहुत सारी चीजें
घटती हैं। बचपन में कैसे वह नीलकंठ से पंख मांग रहा है उसकी बहन जो भोली है, जो छोटी है, उसकी नकल में वह भी मांग रही है और उससे ज्यादा मिल रहे हैं। बाद में वह जो लड़का है, जो कथावाचक है, वह उसके ज्यादा पंखों में से कई पंखे अपने पास ले लेता है। यह कहानी एक जटिल कहानी है, जटिल मनोभावों की कहानी है, मगर यह कहानी इसलिए भी एक प्रभावी और सफल कहानी है कि लेखक यहां सब कुछ हम तक संप्रेषित करने में कामयाब भी है। चरण जी की प्रतिक्रिया आ रही है, अति सुंदर। हम सबके साथ भी शायद ये घटनाएं घटी होंगी। भावनाओं का सुंदर भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। हम लोग अलग अलग मान्यताओं को लेकर जीने वाले लोग हैं। कई लोग हैं जो घर में आए किसी एनिमल को नहीं मारना चाहते हैं, चाहे उसे तमाम हानियां होती हो। चूहे की ही बात लीजिए तो कई लोग चूहों को भी नहीं मारना चाहते हैं, और कबूतर की जगह चूहे भी रख दीजिए तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहानी क्या कहना चाह रही है, कहानी उस कबूतर के माध्यम से कहां तक जा रही है। असल बात यह है, वह बचपन में जा रही है, बचपन में कैसे पहुंच रही है, तकिए से होते हुए, रुएं से होते हुए, और ऐसे वाइल्ड ख्याल जब आते हैं, ये कबूतर है, थोड़े थोड़े रोए हमें रोज दे, हम तकिए में भर लेंगे। यह मनुष्य की कल्पना है, और हम इस तरह से सोचते हैं जिसका कोई आधार नहीं है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, मगर मन में एक ख्याल आते हैं, उसको कहीं ना कहीं कोई लेखक दर्ज कर देता है। और कबूतर को लेकर अंत में कबूतर यहां इस कहानी में लगभग दयनीय स्थिति में आ जाता है, और वह चाहे तो छड़ी से उसको मार सकता है, प्रयास भी करता है, लेकिन घटनाक्रम देखिए, एक बार कूच कर रह जाता है, दूसरी बार जोर से मारता है तो वह संदूक पर छड़ी पहुंच जाती है, वो बच जाता है, और अंत में तो वह चाहता ही नहीं है कि उसको मारे, और यह भी चाहता है कि अब वह इसी कमरे में पड़ा रहे ताकि उसे वह गाना याद आ सके जो वह कभी गाया करता था। और ये कितने इसमें मनोवैज्ञानिक टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं। वह यहां तक कोशिश कर रहा है कि कैलेंडर में जो एक बच्चे का चित्र है, मैं उसको पहन लूं, उससे कबूतर को मनाऊं, उसमें नाकामयाब होता है। मनुष्य जो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसके भीतर का भोलापन किस तरह से घट रहा है, इस पर कमेंट है। यह कहानी निश्चय ही एक बड़ी कहानी है। मनुष्य का जो व्यवहार है वह किन किन घटनाओं के बीच बना हुआ होता है, और कोई भी कहानी, कोई भी कथा तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब वह वर्तमान में घटती घटनाओं के सिरों को पीछे जाकर पकड़ने की कोशिश करती है। यहां भी रोमों के साथ, कबूतर के रोमों के साथ, नीलकंठ के पंखों को याद आना और उस पूरी घटना को, उस पूरे दौर को लेकर आना इस कहानी की एक बड़ी सफलता है। बच्चे के मुखौटे को पहनकर वह अभ्यास करना, यह भी अपने आप में एक बड़ा टूल है। यह कहानी एक विशेष विश्लेषण की भी मांग करती है, मुझे ऐसा लगता है। और कैसे वह पूरा मनोभाव उन दो उपस्थितियों के भी, एक जो ताकतवर उपस्थिति है मनुष्य की,
और एक जो दयनीय उपस्थिति है। तो जो आक्रमणकारी है या जो ताकतवर है उसके भीतर आक्रामकता तो आई है, मगर वह आक्रामकता फाइनली सबमिट नहीं हो पाती है। उसका वह एग्रेशन कहीं ना कहीं रुक जाता है। उसके पीछे उसके वर्तमान से अधिक उसके पीछे उसके अतीत का रोल है। यह कितनी बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है। हमारी आक्रामकता आज का हमारा सच है, हमारा भोलापन कल का हमारा सच था। आज हम अपनी आक्रामकता को भूलकर एक कबूतर को छोड़ देते हैं और अंत में यह चाहते हैं कि वह घर से न निकले, चाहे वह हम पर ही हमला कर दे। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण है, इस बदलाव के पीछे, वह यह है कि हम अपने बचपन में चले गए हैं। हम अपने बचपन में किसी उस मासूम गीत को याद करना चाह रहे हैं, जो गीत इस कबूतर के माध्यम से हम याद कर पाएंगे। हम अपनी उस छोटी बहन को याद करना चाह रहे हैं। तो यह कहानी इसलिए भी बड़ी कहानी है कि जो भी समाज में इस तरह के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उस तरह से संपन्न है, उस तरह का अख्तियार रखते हैं, वैसा हस्तक्षेप कर सकते हैं जिससे किसी का नुकसान हो सकता है। अगर वे अपने बचपन में लौटे, वे अपनी मासूमियत के उन दिनों में जाएं, अपनी स्मृतियों में जाएं, मधुर स्मृतियों में जाएं, तो उनके भीतर की वह आक्रामकता टल सकती है, रुक सकती है, वे बदल सकते हैं। यह कहानी मनुष्य के रूपांतरण की कहानी भी है और बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से है, हठात भी नहीं है। यह कहानी सूक्ष्म तो है ही, मगर यह कहानी बिल्कुल स्पष्ट भी है। एक साथ सूक्ष्मता को भी और स्पष्टता को भी, दोनों को साथ लेने का काम प्रबोध कुमार का कहानीकार करता है। बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मगर समय की सीमा है, इसलिए, और काफी समय भी हो गया है, आप लोगों से अनुमति लेता हूं। शुरू में कुछ पढ़ने में और कहानी को ढूंढने में अनपेक्षित रूप से समय लगा, इसके लिए माफी चाहता हूं। कल हम एक नई कड़ी में पुनः मिलेंगे। प्रबोध कुमार जी पर यह एकाग्र जारी है। आप सभी लोग जुड़े, अच्छा लगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।